Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jitwani. I welcome you on my YouTube channel. आज मेरे पास आपके लिए है चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 का एसएसटी का चैप्टर. द चैप्टर नेम इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, जिसमें हम बात करेंगे पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. अगर हम बात करें पुअर्टी के बारे में या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं पुअर्टी. पुअर्टी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कंट्री के लिए एक कर्ज या तो शाप समान मानी जाती है. जितना कंट्री में पुअर्टी ज़्यादा होगी उतना ही कंट्री बैकवर्ड मानी जाएगी, और वही हमारी कंट्री के लिए कैसा रहेगा, एक बहुत बड़ा कलंक रहेगा जिसको दूर करना बहुत बड़ा टास्क रह सकता है. हम इस चैप्टर में कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पुअर्टी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि पुअर कौन है कौन नहीं है. उसके साथ साथ उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पुअर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके के एफर्ट्स करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नेम की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पुअर्टी, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट हैं पुअर्टी के, जैसे कि हम देख सकते हैं देर आर दी टू पुअर्टीज, विच वन इज़ एब्सोल्यूट पुअर्टी, सेकेंड इज़ रिलेटिव पुअर्टी. अगर हम एब्सोल्यूट पुअर्टी की बात करें, when a person is not able to satisfy basic needs like food, shelter, cloth, education, health is called absolute poor. मतलब हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या आ गया, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ. अगर कोई इंसान ये चीज़ें भी अपनी लाइफ की सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो पुअर माना जाएगा. और अगर ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी रिलेटिव पुअर, सो इसका हम डिफाइन पढ़ते हैं. अ सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड रिलेटिव पुअर. जैसे कि हम बात करते हैं हमारे आसपास में, हमारी सोसाइटी में वी हैव डिफरेंट क्लास, डिफरेंट ग्रुप्स लाइक पुअर पीपल, मिडिल क्लास, रिच पीपल. तो यहाँ पे जब हम हमारी कंपैरिजन किसी और इंसान के साथ करते हैं और हम देखते हैं कि जो चीज़ें उसके पास हैं और हमारे पास नहीं है, हम अपने आप को उससे पुअर कंसीडर करना शुरू कर देते हैं. हालांकि अगर हम बात करें रिलेटिव पुअर्टी का, गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. ये पुअर्टी कैसी पुअर्टी है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं. वी हैव थ्री पीपल, ए बी एंड सी. ए की जो मंथली इनकम है वो 20,000 है, बी की 30,000 है और सी की 40,000 है. तो इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, ए जो है वो बी और सी से पुअर माना जाएगा, बी जो है वो सी से पुअर और ए से रिच माना जाएगा, और सी जो है वो इन दोनों से रिच माना जाएगा, सेम. तो यहाँ पे ये रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट है. दोनों पुअर्टीज, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी की डिफाइन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आती है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले बीपीएल और एपीएल का मतलब क्या होता है, और दोनों में से कौन से ग्रुप को गवर्नमेंट जो है वो पुअर कंसीडर करती है, और पुअर कंसीडर करने के बाद अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीपीएल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पुअर्टी लाइन, एंड एपीएल का मतलब होता है अबोव पुअर्टी लाइन. मतलब बीपीएल की बात करें तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, और अबोव पुअर्टी लाइन मतलब उस लाइन से कुछ लोग जो हैं वो बेटर लाइफ अपनी जी रहे हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल है दैट इज़ समहाउ बेटर देन द पीपल हु आर अंडर बिलो पुअर्टी लाइन. अब हम बात करते हैं बीपीएल की. दिस पीपल आर वेरी पुअर एंड एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट. तो ये लोग ऐसे पुअर हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एपीएल की बात करें, अबोव पुअर्टी लाइन, दिस पीपल हैव बेटर लिविंग स्टाइल देन पीपल अंडर द बिलो पुअर्टी लाइन. इनकी लिविंग स्टाइल जो है वो बिलो पुअर्टी जो लोग हैं उनसे कहीं बेटर है. जैसे कि हम पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं. तो उनकी कंडीशन, जैसे कि अगर हम बात करें, ना उनके पास खाने के लिए चीज़ें होती हैं, ना ही उनके पास एक अच्छा सा शेल्टर होता है, ना ही उनके पास एजुकेशन, ना ही हेल्थ. तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनमें से वो कुछ चीज़ें जो हैं, या वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते. ये कंडीशन रहती है हमारे बिलो पोवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनकी. ओके, अब हम बात करते हैं. अभी तक हमने देखा कि एब्सोल्यूट पुअर्टी था, रिलेटिव पुअर्टी था,
जिसमें हमने ये भी चीज़ देख ली कि बिलो पुअर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है, कुछ स्कीम्स वगैरह जो हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ इट कैन बी डिसाइडेड कि कौन बिलो पुअर्टी लाइन आता है और कौन अबो पुअर्टी लाइन आता है। तो इसके लिए सर्टेन मेजरमेंट्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाउ एज वी ऑल नो द सेंसस सर्वेज आर कंडक्टेड इन एवरी 10 years। तो सेंसस सर्वे कंडक्ट करते समय हमने जब टोटल पॉपुलेशन को टोटल फैमिलीज से डिवाइड किया तब हमें पता चला कि हर एक फैमिली में एवरेज जो है वो 5 लोग होते हैं। तो हिंदू यूनाइटेड फैमिली मानी जाती है उसे, कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ हिंदू यूनाइटेड फैमिली, तो इट मीन्स द पीपल एवरेजली इन इंडिया द फैमिली हैज़ 5 members, ठीक है। तो वही हम मेजरमेंट की बात करते हैं अभी। तो अगर कोई इंसान रूरल एरियाज, तो हमारा जो मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल होता है हमारा विलेज जो गांव एरिया होता है वो, और अर्बन हमारा सिटी एरिया। दोनों के लिए मेजरमेंट अलग अलग है, क्योंकि दोनों लोगों की अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड्स और उनके एक्सपेंडिचर या इनकम की बात करें तो उसमें मेजर डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल एरियाज, जो हमारा गांव का एरिया है। उसमें ऐसा माना गया है कि अगर कोई इंसान 816 रुपीज़ मतलब 816 पर पर्सन वो कमाता है और अपने पीछे खर्च करता है तो वो पुअर नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर हम 816 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि एक फैमिली में 5 लोग होता है, तो अगर वो नंबर 4080 है और वो लोग इतना कमा के अपने पीछे खर्च कर लेते हैं तो वो पुअर कंसिडर नहीं गिने जाएंगे, और इससे कम कमाते हैं या खर्च करते हैं तो उनको पुअर गिना जाएगा। वैसे ही अर्बन एरियाज़ के लिए ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ पर थाउजेंड, लाइक पर पर्सन 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लोग हैं फैमिली में, तो वो 5000 हो जाएगा। तो सेम अर्बन में भी अगर कोई इंसान महीने के 1000 रुपये कमा के अपने ऊपर खर्च कर देता है पर पर्सन, तो वो पुअर नहीं माना जाएगा। तो ये एक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेके मेजरमेंट। दूसरा मेजरमेंट हम देखते हैं कैलोरीज कंजप्शन। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट थे, देयर वर सम इकोनॉमिस्ट हु फाउंड कि इनकम और एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर करना इनफ नहीं रहेगा, हमें जो है लोगों के फूड के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट सम मेजरमेंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज हैं, रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो इफ़ अ पर्सन कंज्यूम्स 2400 कैलोरीज पर डे देन दैट पर्सन कैन नॉट बी कंसीडर्ड पुअर। मतलब अगर कोई इंसान, गांव का इंसान दिन में 2400 कैलोरी कंज्यूम करता है, मतलब वो अच्छा खाना खाता है, तो वो पुअर गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है फूड को लेके वो तो सेटिस्फाई हो ही रही है। सेकंड, अर्बन एरिया के लिए वही नंबर हो जाता है 2100, क्योंकि हमें पता है रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो थोड़ा जैसे कि अगर उनके खाने की बात करें तो घी या उनके पास प्योर दूध रहता है तो उनकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा रहती है। अर्बन एरियाज में इस नंबर को 2100 तक रखा गया है। इट मीन्स इफ़ अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन अर्बन एरियाज, इफ़ दैट पर्सन कंज्यूम्स 2100 कैलोरीज पर डे देन दैट पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड पुअर। अगर कोई इंसान 2100 या उससे ज़्यादा कैलोरी मतलब कंजम्पशन करता है तो वो पुअर नहीं गिना जाएगा। तो ये जो नंबर्स थे जो हमने 816, 1000, 2400, 2100, ये जो नंबर हमने देखे, ये नंबर जो है वो इंडिया के लेवल तक है, मतलब हमारे सेंट्रल लेवल तक हैं। बट जैसे हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नोन एज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें भी एक नंबर डिसाइड किया है कि अगर इफ़ अ पर्सन अर्न्स $1.90 पर डे, if a person earns $1.90 per day and if he expenses the money then that person cannot be considered poor। मतलब अगर कोई इंसान एक दिन का $1.90 कमा लेता है तो वो पुअर कंसिडर नहीं गिना जाएगा एज पर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर हम एग्ज़ाम में देखते हैं, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। लाइक देर आर टू काइंड ऑफ, एज वी हैव सीन कि हमारे पास रूरल एरियाज़ भी हैं और अर्बन एरियाज़ भी हैं। सो देर आर टू कैटेगरीज बेसिकली. So in rural areas, what kind of people are can be considered poor? Then the examples are landless farmer, ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, लेबर्स जो कोई भी काम कर लेते हैं, मतलब जिनका दिहाड़ी दिन डे वाइज काम होता है वो, आर्टिशंस, कोटेज इंडस्ट्रीज़ वाले लोग, बैगर्स, ट्राइबल्स एंड क्राफ्टमैन, इस तरीके के जो लोग हैं वो रूरल पुअर कंसिडर गिने जाते हैं. और अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वाला, ढाबा वाला, टी स्टॉल एंड बार्बर. सो दिस काइंड ऑफ पीपल कैन बी कंसिडर्ड अर्बन पुअर. ये इस कैटेगरी के लोग माने जाते हैं. नाउ अगर हम देखें, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द पुअर्टी, पुअर्टी के रीजंस क्या हैं, तो लेट अस डिस्कस द फ्यू रीजंस. द फर्स्ट वन इज insufficient development in agriculture. As we all know, agriculture is our primary sector. Now अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हुए हम ऐसा देखें कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप नहीं है, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, फार्मर्स को काम करने के लिए लैंड नहीं है, ना ही उनके पास ट्रैक्टर्स या सीड्स खरीदने के लिए पैसे हैं, ठीक है, तो ये दिखाता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं या हमारा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो प्राइमरी होने के बावजूद भी वो बहुत बैकवर्ड है. सेकेंड रीज़न, लेक ऑफ नॉलेज एंड इलिटरेसी. सो दैट्स वेरी कॉमन रीज़न. ये जो लोग हैं इनके पास ना ही नॉलेज है, ना ही इनके पास एजुकेशन है. सो एज वी ऑल नो, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस. एजुकेशन होगा तो इंसान अपना जो है वो एम्प्लॉयमेंट कहीं से भी ढूंढ लेगा. बट यहाँ पे ये अनएजुकेटेड भी हैं और इनके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है. थर्ड, इंक्रीज इन डेप्थ. तो हमने ये ऑलरेडी पहले बहुत बार देख चुके हैं कि जब कोई किसान जो होता है उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो दो जगह पे जा सकता है. एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारी बैंक्स होती हैं. सेकंड होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम लैंडलॉर्ड्स वगैरह बोल सकते हैं, जिनके पास ये लोग कर्जा मांगने जाते हैं. तो इनकी जो डेप्थ है ना वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, जिससे ये लोग बाहर निकल ही नहीं पाते. तो इनका जो डेप्थ का विशियस सर्कल जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है और उनकी लाइफ उसी विशियस सर्कल में ख़त्म हो जाती है. फोर्थ वन, नो अल्टरनेटिव ऑप्शन देन एग्रीकल्चर. नाउ अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर के अलावा फार्मर जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं या कुछ फार्मर्स करते भी हैं. सो वी नो अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म्स. तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब वो दूध का काम कुछ कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स अपने ओपन कर सकते हैं. किसी भी तरीके का काम जो एग्रीकल्चर के अलावा ये लोग कर सकते हैं, वैसी भी सुविधाएं हमारे विलेजेस में फ़िलहाल के लिए नहीं है, ठीक है. देन ओल्ड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें द कंट्री लाइक इंडिया, द कंट्री लाइक अमेरिका, तो दोनों की एग्रीकल्चर सेक्टर की जो टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस. यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना ही वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए पैसे हैं, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न जो ये लोग पुअर्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज़ बैड हेल्थ कंडीशन एंड माल न्यूट्रिशन. अगर हम बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो माल न्यूट्रिशन होता है जब जैसे कि एज वी ऑल नो कि गांव के जो लोग हैं उनका जो लेबर्स हैं या जो पुअर लोग हैं उनका फूड जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड नहीं रहता. वो ज़्यादातर जो है वो बाजरा वगैरह खाते हैं. सो जिसकी वजह से उनका जो अगर कोई लेडी है, कोई लेबर लेडी है और वो उसका बच्चा आने वाला है, तो उसका बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का विक्टिम रहता है. मतलब वो जन्म से ही दुबला पतला या तो किसी भी बीमारी के साथ जन्मता है, या तो अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशंस की, नॉर्मल लोगों की, तो उनको भी अगर कोई बीमारी हो जाती है, और बीमारी होने के बहुत सारे रीजंस हैं मतलब अगर वो जिस एरिया में रह रहे हैं, पैसे ना होने के बावजूद अगर वो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं और स्लम एरियाज़ में क्लीनिनेस जो है या सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिससे ये लोग जल्दी ही बीमारियों के चक्कर में आ जाते हैं और इनके बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो बीमारियों के पीछे और दवाइयों के पीछे वेस्ट हो जाते हैं.
द लास्ट वन इज़ लेस गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो गवर्नमेंट हमारी जो है, लाइक हमारी जो कंट्री है दैट इज़ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ में रहता है, जो हमारा सेकेंडरी एंड टर्शरी एरिया है। बट कहीं ना कहीं हम कुछ स्कीम्स वगैरह भी देखेंगे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑलरेडी एफर्ट्स कर दिए हैं हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से पुअर्टी को रिमूव करने के लिए। सो दीज आर द मेन रीजंस, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो कि दीज आर द रीजंस एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन योर ओन वे। आगे हम देखते हैं पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ना। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में ही बात की, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी जो स्कीम्स वगैरह हैं या पॉलिसीज़ हैं वो ऑलरेडी लॉन्च कर ली हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके पुअर्टी को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कौन सी स्कीम है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहली जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो फ्रॉम द वर्ड वी कैन रिकॉग्नाइज द सिंचाई मीन्स इरिगेशन। तो जहाँ पे फार्मर्स को पानी नहीं मिल पा रहा इरिगेशन करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर का काम करने के लिए, वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, हर एक गाँव में इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, कैनाल चेक डैम्स वगैरह बनवा के दी थी, जिससे हर एक गाँव में पानी अच्छी तरीके से मिलता रहे। ठीक है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर में जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात की जाए तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आर लाइक, जैसे कि फ्लड आ जाना, एकदम से पानी का बहाव आ जाना, या तो सूखा पड़ जाना, ड्रॉट हो जाना। सो इन कंडीशंस में फार्मर्स को सबसे ज़्यादा लॉस जाता है। तो अंडर दिस स्कीम्स ईच एंड एवरी फार्मर हैज़ एन इंश्योरेंस। अगर इन नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से फार्मर को फाइनेंशियली लॉस होता है तो गवर्नमेंट उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर देती है, उनके पैसे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, तो हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कशन किया कि पुअर लोग जो हैं उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, और उसका मेन रीज़न जो है वो गंदा पानी जो है वो भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इनके पीने के लिए अच्छे पानी की सुविधाएं अरेंजमेंट कर दी। देन वी हैव इनाम योजना। इनाम योजना के अंदर में जो फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी कस्टमर्स हैं जो भी उसको ख़रीदना चाहते हैं वो उसके ऊपर बिड लगा सकते हैं। तो इस पॉलिसी के अंडर में फार्मर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट अपने क्रॉप से मिल पाए। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रामोदय टू भारतोदय। सो ग्रामोदय मतलब विलेज, एंड भारत मतलब हमारी कंट्री इंडिया। तो हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें उनको गांव में प्रोवाइड किए जाए। जैसे ही गांव डेवलप होगा तो हमारी कंट्री अपने आप डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सेकेंडरी या जो हमारा टर्शरी जो सर्विस सेक्टर है, कहीं ना कहीं सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि गांव में अगर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का इम्प्लीमेंट जो है वो, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो ही जाएगा। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सो ग्राम ज्योति योजना, इस योजना के अंडर में 24/7 और वो भी 18,000 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई, जिसकी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज चलती हैं जो हाईवे रोड्स पे हैं, जो विलेजेस वगैरह पे चलती हैं, और जिनका काम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बंद पड़ जाता है, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से हटा दी गई। मतलब इसका नंबर याद रखना गाइस, 18,000 विलेजेस, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज है दैट इज़ फॉर 24/7। देन वी हैव वन बंधु कल्याण योजना। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, वन बंधु कल्याण योजना मीन्स दिस स्कीम इज़ फॉर द ट्राइबल वीमेन। सो जो ट्राइबल, जो आदिवासी वीमेन हैं, उनको अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, जिससे ये लोग थोड़ा एजुकेशन में भी आगे बढ़े। इन लोगों को गृह उद्योग मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में सिखाया गया। तो जैसे कि इस कम्युनिटी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। द नेक्स्ट वन इज़ इंकरेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर हम बात करते हैं नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें
इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता। हर एक क्रॉप जो है वो नेचुरली ग्रो किया जाता है। अब उसमें कौन सी चीज़ें डालनी चाहती हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें, बटर मिल्क हो गया, काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, नीम सॉल्वेंट हो गए, ऐसी चीज़ें डाल के हम अगर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वो नेचुरली ग्रोन होंगे। उनमें जो फ्रेशनेस जो है, उसमें जो उसका जो टेस्ट है, स्वीटनेस जो है, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। देन वी हैव चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। इस रोड स्कीम के अंडर में जो भी हमारे गांव हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आते थे, मतलब जहाँ पे या तो रोड्स है ही नहीं या तो जहाँ पे कच्चे रोड है, उन सारी ज़मीनों के ऊपर पक्के रोड्स बना दिए गए, जैसे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को लेके इशू ना आए। ठीक है, तो अगर कोई फार्मर जो है वो गांव से अपना गुड्स जो है या अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो अगर सिटी एरियाज़ में बेचना चाहता है तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे अपने क्रॉप्स को या अपने गुड्स को सप्लाई कर पाए। आगे बात करते हैं, ये जो हमने स्कीम्स देखी, इससे पहले जो स्कीम्स देखी वो तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है ही, बट अभी जो हमारे पास जो स्लाइड है, ये दोनों स्कीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो हमारी जो पुअर पीपल है वो भी बहुत ज़्यादा ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माँ अन्नपूर्णा योजना, तो इस योजना के अंदर में द पीपल हु आर रजिस्टर्ड अंडर द बिलो पुअर्टी लाइन, राशन कार्ड जिनके पास है और जिनका राशन कार्ड बिलो पुअर्टी लाइन कैटेगरी में बनाया गया है, उनके लिए फेयर प्राइस शॉप्स ओपन कर दिए गए। और इन फेयर प्राइस शॉप्स पे हर महीने इन गरीब लोगों को राशन जो है वो बहुत कम दाम पे दिया जाता है, जैसे कि 1 रुपीज़ के जी या 2 रुपीज़ के जी। माँ अन्नपूर्णा योजना में मंथली टोटल 35 केजीज ग्रेन मिलेंगे, जिसमें वीट, राइस, शुगर, सॉल्ट, केरोसिन, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम दाम पे इनको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे ही जिसकी वजह से इनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा हम बात करते हैं मनरेगा या नरेगा। अब ये पॉलिसी के अंडर में हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा बोला कि एक फैमिली में से एक ही पर्सन इस पॉलिसी के अंडर में रजिस्टर कर सकता है, एंड दैट पर्सन विल गारंटीड गेट 100 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर। मतलब 365 दिन में से कम 100 दिन का जो काम है वो हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इसमें किस तरीके के काम करवाए जाएंगे, तो जैसे कि हम देखते हैं कि रोड बनाना हो, रोड के आसपास ट्रीज प्लांट करनी हो, क्लीनिंग, कैनाल को क्लीन करने का काम हो, या तो फिर लेबर्स जैसे कि मतलब आवास योजनाएं होती हैं जो गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं, वहाँ पे काम करवाना हो, या मतलब किसी भी तरीके का लेबर वर्क हो, तो इनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि इनके साल के कम से कम 100 डेज जो है वो उनको काम गवर्नमेंट देती है। और अगर बाय चांस गवर्नमेंट उनको काम नहीं दे पाती 100 दिन, तो उनको 100 दिन के पूरे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। माँ अन्नपूर्णा योजना के अंदर में इनका जो फूड सिक्योरिटी था वो उनको मिल गया। दूसरा मनरेगा या नरेगा, इस पॉलिसी के अंडर में क्या हो गया, उनको एक तरीके का साल में 100 दिन, मतलब अगर हम बात करें 3 महीने और 10 दिन का काम तो गवर्नमेंट ही दे देगी। ठीक है, सो वो भी उनकी लाइफस्टाइल को सुधार सकता है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स में ऐसा कहते हैं, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, इफ़ अ पर्सन इज़ रेडी टू वर्क, कैपेबल टू वर्क at the market rate, and if that person is not getting work, that person can be considered unemployed। मतलब अगर इंसान काम करना चाहता है, वो काम करने के कैपेबल भी है और मार्केट रेट पे करना चाहता है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, देन दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड में भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला रहता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा रहता है, जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो सबसे पहले जो मेन सीजन्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेनी सीज़न की, तो रेनी सीज़न में कैसा रहेगा, मानसून सीज़न में रेन कोट्स हो गए या अम्ब्रेलाज हो गए, उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री रहेगी। सेकंड, अगर हम विंटर की बात करें तो वुलन क्लोथ हो गए, अगर हम समर की बात करें तो कॉटन क्लोथ्स हो गए। उसके बाद भी अंदर कैटेगरीज आती हैं फेस्टिवल के हिसाब से। अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो
जैसे कि दिवाली का पीरियड होगा तो क्रैकर्स ज़्यादा बिकेंगे, उत्तरायण होगा तो पतंग ज़्यादा बिकेंगे। उसके बाद उसमें भी और कैटेगरीज आती है रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से, जैसे कि अगर कोई अगर हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी आ रहा है या शिवरात्रि है या नवरात्रि है, इस पीरियड के दौरान जो फ्लावर्स हैं या जो मिठाई है वो बहुत ज़्यादा बिकती है, और बाकी पीरियड के टाइम पे यही लोग कैसे हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब उनको बाकी पीरियड में जो है वो काम नहीं मिल पाता। सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जनरेट होता है, मतलब कि अगर कहीं पे भी ओल्ड टेक्नोलॉजी को हटा के न्यू सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज या मशीन का यूज़ किया जाता है, जब तक वो मशीन आएगी उस मशीन को चलाना सीखना, उसका पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, तब तक जो काम बंद रहेगा उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से जब तक लोग उस टेक्नोलॉजी को सीखे, उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाए, तो उस पीरियड के दौरान जो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। थर्ड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन, हमारे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी या कस्टम ट्रेडिशंस की वजह से रहता है। मतलब अगर हम जैसे कि बात करें, किसी को भी अगर हम बोलें कि भाई आपको जो है वो टी स्टॉल पे काम करना है, आपको बार्बर बनना है, तो शायद ही वो इंसान मना कर दे। बट अगर यही काम अगर हम किसी बैकवर्ड ग्रुप के किसी पर्सन को बोलें तो वो शायद अच्छी तरीके से कर लेगा। तो ये होता है कस्टम्स या ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी की वजह से लोग जो हैं जो लोअर लेवल का काम अडॉप्ट नहीं करते, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इजी, कि जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट वी डू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 3 people on a field. Now on that field right now 5 people are working, मतलब we do have requirement of 3 and there are 5 people are working. अगर हम 2 लोगों को रिमूव कर दें, if we remove 2 people so we will not face any financial loss. तो अगर हम उन 2 लोगों को दूर कर भी दें जिसकी वजह से हमें कुछ लॉस नहीं होगा, तो ये होता है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फ़ादर का शॉप होना और फादर की शॉप पे बेटे का बैठ जाना। अब अगर हम बात करें, हमें दोनों इंसान जो फादर एंड सन है वो दोनों दिखने में एम्प्लॉयड लगेंगे, बट कहीं ना कहीं जो रोल ऑफ सन है वो दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बहुत सारी रीजंस की वजह से कभी कभार क्या होता है, इंडस्ट्री में काम बंद पड़ जाता है। जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट लॉकडाउन्स, पैंडमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक्स, सो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होना, तो या रॉ मटेरियल ना मिल पाना, दीज आर द रीज़न जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम होना बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। देन लास्ट वी हैव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इफ़ अ पर्सन हैज़ कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन, अगर किसी इंसान ने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो 10th स्टैंडर्ड भी पढ़ा हुआ है और उसके बावजूद भी अगर उसको काम नहीं मिल पा रहा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये चैप्टर का एंड होता है। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, दोज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ प्रिपेयर होके जाना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।